हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारा शिक्षा पॉइंट। आपका स्वागत है क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 को, जो कि है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो आज हम इस वीडियो में दो चरों वाले रेखिक समीकरणों के बेसिक और उससे संबंधित एग्जाम्पल को देखेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल पर इससे पहले जो चैप्टर 2 और चैप्टर 1 है उसके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म, सबसे पहले हम जान लेते हैं चरों के बारे में कि चर हम किसको कहते हैं। चर क्या होता है? चर वेरिएबल जिसको बोलते हैं, और चर ए बी सी डी इस प्रकार से जो हमारे ए बी सी डी के लेटर्स होते हैं इन्हीं को हम चर बोलते हैं। और बाकी सभी जो संख्याएं होती हैं अचर कहलाती हैं। तो चर क्या होता है? जो हमारे लेटर्स हैं ये ए बी सी डी से लेकर जेड तक के लेटर जो हैं इन्हीं को हम बोलते हैं वेरिएबल या चर। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो ऐसे समीकरण जिनमें दो चर हों वो ही जो है दो चर वाले रेखिक समीकरण कहलाते हैं। यानी दो चरों वाला रेखिक समीकरण, जैसे एग्जांपल मैंने लिया x + y = 5। यहाँ पर ये इसमें दो चर हैं, एक चर x है और एक y है, दो चर हैं। और इसका जो समीकरण है इसको हम बोलेंगे दो चर वाला समीकरण। ये है दो चर वाला समीकरण, ये दो चर वाला समीकरण है। अब मैं एक और समीकरण जो है यहाँ पर लिख देता हूँ, x - y = 2। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है ये भी होगा दो चर वाला समीकरण, दो चरों वाला समीकरण। अब ये जो दोनों समीकरण हैं इनका जोड़ा बन गया है, युग्म बन गया है, युग्म बन गया, पेयर बन गया। इसी को हम बोलते हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो जिसमें दो चर हों और ऐसे दो समीकरणों का युग्म, जिसमें दो चर हों, जो यहाँ पर दो चर हैं x + y और यहाँ पे भी दो चर हैं x - y, और इनका युग्म कहलाता है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। और एक उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने लिया a + v a/3 + b/2 = 7 और a/5 - b/2 = 8। यहाँ पर ये दो समीकरण हैं, यहाँ पर दो चर हैं, इसमें भी दो चर हैं a और b, और यहाँ पर भी दो चर हैं a और v। इस प्रकार ये भी जो है एक दो चरों वाला समीकरण है, दो चर वाला समीकरण है। और ठीक इसी प्रकार ये भी जो है दो चरों वाला समीकरण है। अब ये दोनों ही दो चर वाला समीकरण है, ये भी दो चर वाला समीकरण है। तो ये जो इनका पेयर है, इन दोनों समीकरणों का जो पेयर है, युग्म है, उसी को हम बोलते हैं दो चरों वाले समीकरण युग्म। अब हम जानेंगे कि ये जो समीकरण युग्म होते हैं ये इनका हल कब संगत होता है और कब असंगत होता है। तो जब समीकरण युग्म का हल हो, जब समीकरण युग्म की जो का हल होता है तो हम उस समीकरण युग्म को संगत कहते हैं, और जिसका कोई भी हल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं असंगत। और इसको हम रेखा के माध्यम से, लाइन के माध्यम से भी जो है जान सकते हैं कि किस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। तो चलिए हम जानते हैं सब डिटेल के बारे में। पहले आप जो है इसको नोट कर लीजिए और मैं आपको पूरी सारणी के माध्यम से संगत, असंगत और कितने हल होंगे किस समीकरण युग्म के, और हल होंगे या नहीं होंगे, और रेखाएं कब प्रतिच्छेद करेंगी, कब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ये सब डिटेल में आपको बताने वाला हूं। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। सारणी को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि जो दो चर वाला समीकरण होता है या दो चरों वाला समीकरण युग्म होता है उसके मानक या व्यापक रूप, या फिर हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको किस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पर जो दो चरों वाला समीकरण होते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म दो चरों वाले
समीकरण का मानक रूप या फिर हम बोल सकते हैं व्यापक रूप, मानक रूप या इसको व्यापक रूप भी हम बोल सकते हैं। तो दो चरों वाले समीकरण युग्म का मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और जब युग्म दे रखा हो, जब हमको दो समीकरण दिए हों, तो हम इसको मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जब दो समीकरण हों, जब दो समीकरण हों दो चरों वाले, जब दो चरों वाले दो ही हमें समीकरण दिए हों, या बोल सकते हैं दो चरों वाला एक समीकरण युग्म दिया हो, समीकरण युग्म या दो समीकरण बोलते हैं, तो हमारे पास जो व्यापक रूप होगा दोनों समीकरणों का, पहले समीकरण का जो होगा a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे का जो होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये व्यापक रूप होते हैं, जहाँ पर अब हम इन्हीं अनुपात के ये जो हमारे पास ये जो a1 a2 है, b1 b2 है, यहाँ पर संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से जो संख्याएं होती है। अब इन्हीं a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 के अनुपात के आधार पर हम डिफाइन करेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं या फिर समांतर हैं, और इनके कितने कितने हल होंगे, कब संगत होंगे और कब असंगत होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अनुपात। अनुपात और अनुपात है यहाँ पर a1 a2 का और b1 b2 और c1 c2 के अनुपात की बात चल रही है। मैं थोड़ा सा जो है यहाँ लिख देता हूँ अनुपात। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे रेखाएं कैसी होंगी, अनुपात के अकॉर्डिंग ही हम बताएंगे रेखाएं, या फिर इसको रेखाएं ना लिख करके आप इसको ज्यामितीय निरूपण भी लिख सकते हैं, रेखाएं या ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण। फिर हमारे पास आता है हल, हल, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे संगत या असंगत, संगत है या असंगत है। तो चलिए सबसे पहले हम अनुपात की बात करें। अगर किसी भी समीकरण युग्म का, किसी भी दो चरों वाले समीकरण युग्म का जो अनुपात है वो a1 a2 का अनुपात नॉट इज इक्वल टू b1 b2 का अनुपात, यानी a1 a2 का अनुपात b1 b2 के बराबर अगर नहीं आ रहा है, तो जो रेखा होंगी या फिर ज्यामितीय निरूपण में जो लाइन होंगी, रेखाएं होंगी, वो प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और प्रतिच्छेदी रेखाएं किस प्रकार से होती हैं, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, यहाँ पर ये एक जगह जो है काटती हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ये रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि ये एक लाइन है AB और एक लाइन है PQ, ये यहाँ पर जो है एक दूसरे को काट रही हैं, और जब एक दूसरे को रेखा काटती है तो उसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो एक पॉइंट पर ये काटेंगी और एक पॉइंट पर काटेंगी, तो इसका मतलब है कि इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल। और एक हल को हम अद्वितीय हल भी कह देते हैं, अद्वितीय हल या एक हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, केवल एक हल या फिर अद्वितीय हल। और जब हल है तो मैंने अभी बताया कि जब हल होगा तो समीकरण युग्म होगा संगत। तो इस प्रकार जो ये जिसका भी ग्राफ जब अनुपात हमें a1 a2 नॉट इज इक्वल टू b1 b2 आता है, तो जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी होंगी और केवल एक हल होगा और समीकरण युग्म जो है वो संगत होगा। इसी प्रकार अगर a1 a2 का अनुपात बराबर है b1 अपॉन b2 के, a1 a2 का अनुपात b1 b2 के बराबर है और c1 अपॉन c2 के भी बराबर है, तो जो रेखाएं होंगी वो होंगी संपाती। a1 a2 का अनुपात b1 b2 का अनुपात और c1 c2 का अनुपात
अगर समान है तो रेखाएं होंगी संपाती। संपाती का मतलब है जैसे ये हमने एक लाइन खींची, अब इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन हम खींच दें तो ये जो ये ए वी है और पी क्यू भी यहाँ पर ही है, इसी के ऊपर है। तो इस प्रकार ये कई पॉइंटों पर जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। अनेक अनगिनत जो है यहाँ पे अनेक और यहाँ पे पॉइंट हैं जिस पर ये एक दूसरे को काट रही हैं। इस प्रकार इसके जो है अनेक हल होंगे, क्योंकि अनेक बिंदु पर मिल रही हैं, अनेक बिंदु पर काट रही हैं, और ये केवल एक बिंदु पर काट रही थी तो इसका एक हल, और यहाँ पर ये अनेक बिंदुओं पर काट रही हैं। संपाती रेखाएं हैं, संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पर ये इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल। और जब हल है, मैंने अभी बताया, अगर हल है समीकरण युग्म का तो संगत होगा, अन्यथा जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। तो यहाँ पर हल है तो संगत है। और अगर A1 A2 का अनुपात बराबर है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के अनुपात के बराबर नहीं है। A1 A2 का अनुपात B1 B2 के तो बराबर है, लेकिन C1 और C2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में रेखाएं होंगी समांतर। रेखाएं समांतर होंगी, और समांतर रेखाएं होती हैं इस प्रकार से। ये एक रेखा है ए वी, और दूसरी रेखा भी इसी के बिल्कुल पैरेलल होगी, समांतर होगी। और यहाँ पर ये जो जैसे कि ट्रेन की पटरी होती है उसी प्रकार से, या रेलगाड़ी की पटरी होती है उसी प्रकार से ये रेखाएं समांतर होती हैं। इनके बीच में कहीं भी किसी भी बिंदु से अगर हम देखें तो समान दूरी पाई जाती है। इसी को, इन्हीं रेखाओं को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। और जब ये समांतर रेखाएं हैं तो ये आपस में तो कभी मिलेंगी नहीं, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, और जब नहीं काटती तो ये एक दूसरे को स्पर्श या प्रतिच्छेद नहीं करती, तो इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है तो समीकरण युग्म होगा असंगत। जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता तो असंगत। तो चलिए, हमने जो रेखाएं और जो इनके हल के बारे में जो है अच्छी तरह जान लिया है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ा और बेसिक ग्राफ के बारे में मैं आपको, और निर्देशांक और ग्राफ के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं, फिर हम सोल्व करेंगे एग्जाम्पल्स को। चलिए, अब हम जानते हैं ये ग्राफ के बारे में। ग्राफ क्या होता है? यहाँ पर जो है ये लाइन है, ये जो लाइन है एक्स और एक्स डैश, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। और ये जो लाइन है ये वाई और वाई डैश, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ये पूरी लाइन एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो एक्स और वाई है, ये पहला पॉइंट यहाँ पे जो है एक्स होगा। अगर मैं इस क्षेत्र में किसी बिंदु की बात करूँ तो यहाँ पे ये एरिया किस किस का है? एक्स और वाई का। ये एरिया पूरा किसका है? एक्स और वाई का। और ये एक्स और वाई का एरिया है, तो यहाँ पर इसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे एक्स कोमा वाई, यानी एक्स और वाई इसके निर्देशांक होंगे। और एक्स और वाई का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, और वाई का भी मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट के यहाँ पे मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये जो पॉइंट है ये एक्स, ये जो वाई है, वाई लाइन है, वाई पे 3 है, और जो एक्स अक्ष है उस पर भी 3 है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 3,3, 3,3, जहाँ पर पहला मान होता है एक्स का, यानी एक्स भी 3 है और वाई भी 3 है। तो इस प्रकार ये पॉइंट जो है 3,3 है, तो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये पहला वाला एक्स का मान, दूसरा वाई का मान होता है। और ये जो इस एरिया में जो कोई भी बिंदु होगा उसमें हम मान हमेशा दोनों ही क्या लेंगे? प्लस प्लस लेते हैं। इसमें मान जो आएंगे वो होंगे प्लस कोमा प्लस, यानी इसमें एक्स का भी मान प्लस होगा और वाई का भी मान प्लस होगा। और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर हम बोल सकते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम या फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश से इसमें प्लस प्लस होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इधर के बिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर भी हम अगर कोई भी बिंदु लें तो एक बिंदु होगा माइनस का, क्योंकि एक्स डैश जो है माइनस का है,
और ये बिंदु जो है इसके माइनस के हैं, तो एक बिंदु होगा माइनस के। मान लीजिए हमने लिया पॉइंट, ये हम पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट जो है ये बाई पे कितना है, 4 है, और एक्स डैश पे एक्स पे -6 है। तो यहाँ पर जो पहला बिंदु है, हम हमेशा पहले x का मान और बाद में y का मान रखते हैं। तो x का जो अक्ष है, x अक्ष का जो पॉइंट है वो है यहाँ पर x होगा, x, y, x, y यहाँ पर है कितना, -6, कोमा, और y का है मान है यहाँ पे 4, यानी यहाँ के जो ये जो पॉइंट है ये है -6,4। और ये जो क्वाड्रेंट है इसको हम बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश। और इसमें जो मान होते हैं, पहला मान इसमें माइनस का होगा और दूसरा मान प्लस का, यानी x इसमें माइनस और y इसमें प्लस होता है, x इसमें माइनस होगा और y प्लस होता है। ठीक उसी प्रकार से ये भी यहाँ पे माइनस का x और माइनस का y है, तो यहाँ पे x और y दोनों ही माइनस होंगे, या मैं अगर आप इसे लिखना चाहें तो -x भी लिख सकते हैं, -x और y। और यहाँ पर जो x अक्ष होगा, x का जो मान होगा, x का भी मान माइनस होगा, कोमा y का भी मान माइनस होगा, यानी -x, -y होंगे। और यहाँ पर जो माइनस, कोमा, माइनस दोनों ही पॉइंट जो हैं माइनस के होंगे। कोई भी बिंदु लें तो ये जो पॉइंट होते हैं, जो इस जगह का एरिया में कोई भी जगह का कोई भी पॉइंट, उसको हम बोलते हैं निर्देशांक। ये निर्देशांक हैं, जैसे 3,3, -6,4, माइनस का 5,2, कुछ भी ले सकते हैं, ये सभी निर्देशांक होंगे। और ये जो क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, या हम इसको बोलें तो ये तीसरा चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश। और इसी प्रकार से ये चौथा चतुर्थांश है, और चौथे चतुर्थांश में आपको समझ में अब आ चुका होगा, क्योंकि अब यहाँ पर y माइनस है और x जो है फिर से प्लस है। ये एरिया जो है इन दोनों का है, x और y डैश का। तो यहाँ पर x प्लस है, x प्लस और y माइनस है। तो यानी यहाँ पर जो पॉइंट होंगे वो होगा प्लस कोमा माइनस, यानी ये पहला जो पॉइंट होगा प्लस का और दूसरा पॉइंट जो होगा माइनस का। तो निर्देशांक के बारे में आपको अच्छी तरह से जो है समझ में आ चुका है। और जो चैप्टर 3 से संबंधित बेसिक था वो हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको ये जो चैप्टर 3 से संबंधित बेसिक और इम्पोर्टेंट टिप्स थे वो आपको समझ में आ चुके होंगे। और अब जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, हम अब जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।